हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमको टेस्टिंग फेज पढ़ना है। कल मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज येस्टरडे आई एम हैविंग अ फीवर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड द लेक्चर्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स MCQs। बट आई ट्राई टुडे कि हम एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंट रखें। पॉसिबल हुआ तो मैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का भी MCQ रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही आज से हम जावा भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका प्रीमियर आपका 7 बजे रहेगा। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या रोड मैप रखें हमारे जावा को समझने का, जो हमें हमारे एग्ज़ाम के अंदर हेल्प कर सके। देखो, दो चीज़ होती है, एक तो होता है जावा आप प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से यानी कॉर्पोरेट जॉब के हिसाब से देख रहे हो, एक आपको आपके एग्ज़ाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखना है। तो देखो, जब आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते हो तो आपको सिंटैक्स उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास होता है कि आप सिंटैक्सेस वहाँ इंटेलिजे आइडिया में जो भी IDKs हैं उनमें चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड कॉपी में लेने बैठते हो तब आपके पास कोई आइडिया ही नहीं होती जिसके ऊपर आप रन करके देख सको कि जावा का प्रोग्राम सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले समझेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और फिर हम उसका रोड मैप डिस्कस करके वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी इसके बारे में डिस्कशन है वो मैं आपको उस प्रीमियर में बताऊंगी। तो प्लीज़ 7 बजे आज उस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और अब हमारा जावा भी स्टार्ट रहेगा और कंटिन्यू में रहेगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। टेस्टिंग में हमने देखो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग पढ़ी थी क्या होता है, और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हमने बेसिस पार्ट टेस्ट हम देख रहे थे, जिसमें हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी की थी। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग हम स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि दो स्ट्रैटेजीज होती है हमारे पास, एक होता है बेसिस पार्ट टेस्ट और एक होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्ट। बेसिस पार्ट टेस्ट में एक तो हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के तीन जो है मोड्स देखे थे, कि अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स और एजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ रीजन्स दे रखे हैं, या फिर आप नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड से कैसे आप इन तीनों से अगर आप साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और तीनों से ही साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर सेम आता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, बेसिस पार्ट टेस्ट जो है वो कब आपका यूजफुल होता है, जब आपके पास जो आपका ग्राफ है यानी जो कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो हो। यानी जो ग्राफ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम है तब तो आप बेसिस पार्ट टेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इजीली नंबर ऑफ नोड्स और एजेस कैलकुलेट कर पाओगे या नंबर ऑफ रीजन्स कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है तो उस केस में आपके जो बेसिस पार्ट टेस्ट में जो आपके साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज होते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए इसकी जगह हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं, ग्राफ मैट्रिक्स। ग्राफ मैट्रिक्स भी आपका बेसिस पार्ट टेस्ट का ही टाइप है। ठीक है, लेकिन ये वाला टाइप आप कब यूज करते हो, जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ग्राफ की हाई हो जाती है, तो उस केस में हम ग्राफ मैट्रिक्स यूज करते हैं। अदरवाइज अगर ग्राफ्स जो है सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है कि उसमें कितने नंबर ऑफ नोड एजेस कितने हैं वो कैलकुलेट करना इजी है, या फिर नंबर ऑफ रीजन्स कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स डायरेक्टली ग्राफ से कैलकुलेट करना इजी है, तब तो हम डायरेक्टली ग्राफ को ही कंसिडरेशन में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है तो हम पहले उसकी ग्राफ मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस ग्राफ मैट्रिक्स पे जो हमारा थर्ड मोड होता है नंबर ऑफ प्रेडिकेट वाला, वो अप्लाई करके साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके, अब देखिए आज ये कैसे करते हैं, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है टेस्टिंग के अंदर, हमारे SDLC के अंदर काफ़ी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या होते हैं SDLC के फेज। टेस्टिंग हम पढ़ रहे थे, टेस्टिंग में हमने बेसिस पार्ट टेस्ट में एक तो हमने फ्लो ग्राफ देखा था, ठीक है, जिसमें हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब फ्लो ग्राफ के बाद दूसरा क्या है हमारा, ग्राफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अगर नहीं आपने ये विजिट किया है लेक्चर तो प्लीज़ ये लेक्चर देखिए, तो आपको क्लियर होगा कि ग्राफ मैट्रिक्स पढ़ने का क्या पर्पस है। यहाँ देखिए मैंने नोट में लिखवाया था, व्हेन द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस then the flow graph notation is sufficient to test the system. When the program complexity is high, then testing tools are required to test the system, and one of the popular testing tool is graph matrix. ठीक है, तो बेसिस पार्ट टेस्ट में बेसिकली हमने पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा था फ्लो ग्राफ, बट ये फ्लो ग्राफ आपके कब यूज होते हैं, जब आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लेस होती है। लेकिन प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ेगी तो आपको कुछ टेस्टिंग टूल्स चाहिए होंगे, और एक पॉपुलर टेस्टिंग टूल जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे वो कौन सा है, ग्राफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफ मैट्रिक्स क्या होता है। सी
ग्राफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके अंदर रोज और कॉलम की जो वैल्यूज होती है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों क्या होंगे आपके? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ईच रो इंडिकेट्स द नोड एंड ईच कॉलम इंडिकेट्स द कनेक्टेड नोड। ठीक है, दोनों ही तरफ नोड्स होंगे। ठीक है, चाहे आप रो की बात करें चाहे आप कॉलम की बात करें। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई 4x4 की, यानी यहाँ पे 4 रोज होंगी 4 कॉलम्स होंगे, और रो इंडिकेट करती है कि कौन सा नोड है, और कॉलम क्या इंडिकेट करता है कि वो नोड जो है कौन से पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे भी आपके नोड्स ही आते हैं, बट यहाँ पे आप बताते हो कनेक्टिविटी, जैसे 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ले लेंगे। देखो जो नोड है खुद से कनेक्टेड है या नहीं, उसको तो आप यहाँ पे लूप यहाँ पे नहीं इंडिकेट करेंगे, लेकिन कोई नोड अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप उसकी लेबलिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर 1 2 से कनेक्टेड है या 1 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है कि जैसे अगर 1 2 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे ए से डिनोट कर दिया, 1 4 से कनेक्टेड है तो बी से डिनोट कर दिया, यानी कि अलग अलग लेबल से आप डिनोट कर दोगे कनेक्टिविटी को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपकी ग्राफ मैट्रिक्स बन गई। इस ग्राफ मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करोगे कनेक्शन मैट्रिक्स में। अब कनेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वेट्स इन प्लेस ऑफ लेबल, मींस यहाँ पे आपने सबसे पहले तो लेबल्स पुट कर दिए थे जहाँ पे भी कनेक्टिविटी थी। अब इस कनेक्टिविटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो कनेक्शन मैट्रिक्स में। कनेक्शन मैट्रिक्स में आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, जो भी ये लेबल्स हैं उनको आप वेट में कन्वर्ट कर दोगे। अगर कोई लेबल यानी कि अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है दो नोड्स के बीच में, यानी दो नोड्स के बीच में अगर कोई भी कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, तब तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, अदरवाइज 0। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स से अगर हम यहाँ पे कनेक्शन मैट्रिक्स बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगी? देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 से 1 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। 1 से 2 पे कनेक्टिविटी है तो 1 हो जाएगा। 1 से 3 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है 0। 1 से 4 और 5 पे कनेक्टिविटी है तो 1 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से 2 से 1 पे कनेक्टिविटी है, यस 2 से 1 पे। ये एक तरीके से आउट एजेस बता रहा है। 1 से 2 का मतलब क्या हो गया कि 1 से आप 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 1 एंड 2 आउट एजेस बताता है बेसिकली जो ग्राफ मैट्रिक्स है। तो 1 से 2 पे भी है और 2 से 1 पर भी है। ठीक है, इसके बाद है 2 से 3 पे है क्या? 2 से 2 पे यहाँ पे हम 0 रख देंगे। 2 से 3 पे है क्या? यस 2 से 3 पर है। 2 से 4 पर भी कनेक्टिविटी है, बट 2 से 5 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसी तरीके से आप देखो 3 से 1 पे कनेक्टिविटी है। अब आप ये देखिए 1 से 3 पे कनेक्टिविटी नहीं थी। 1 से 3 पे क्या था? 0, यानी कि 1 से 3 पे कोई आउट एजेस नहीं जा रही थी। लेकिन 1 और 3 को हम बनाए तो 3 से 1 पे आउट एजेस जा रही है, इसलिए 3 से 1 पे कनेक्टिविटी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा। तो ये ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में ही होता है, तो हम यहाँ पे कनेक्टिविटीज जो है कौन सी बता रहे हैं? आउट एजेस की। ओके, 2 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, लेकिन 5 पर है। ठीक है, तो 3 से 5 पर कनेक्टिविटी है। इसी तरीके से 4 से 1 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 4 से 2 पर कनेक्टिविटी है, 4 से 3 पे कनेक्टिविटी है, 4 से 4 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और 4 से 5 पे भी कनेक्टिविटी है। इसी तरीके से 5 पे अगर आप देखिए तो 5 से 1 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, बट 5 से 2 पे कनेक्टिविटी है। बाकी 3 4 और 5 पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये आपने क्या करा, अपनी ग्राफ मैट्रिक्स थी और उस ग्राफ मैट्रिक्स से कौन सी मैट्रिक्स बना ली? यहाँ पे कनेक्शन मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब ये कनेक्शन मैट्रिक्स जो है, मैंने क्या बोला, ये कनेक्शन मैट्रिक्स क्या बताती है आपको? एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने वाली आउट एजेस। और हमें पता है जब हम नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स नोड्स से निकालते थे तो हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी V ऑफ G इज इक्वल टू P+1, जहाँ पे ये क्या होता था P कि नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कितने हैं? +1। अब नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कैसे निकलते थे किसी भी नोड के लिए? तो नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो कोई नोड प्रेडिकेट नोड कब कहलाएगा? जब उसकी 2 या 2 से ज्यादा आउट एजेस होंगी। ठीक है, 2 और मोर आउट एजेस। तो अब देखिए कनेक्शन मैट्रिक्स से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रेडिकेट्स नोड होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा 1 होंगे, वो ही आपके प्रेडिकेट नोड होंगे। तो देखो 1 है, 1 के अंदर 3 1s है, यानी कि ये प्रेडिकेट नोड है क्योंकि इसकी आउट एजेस कितनी हो गई? 3 हो गई, तो ये प्रेडिकेट नोड हो जाएगा एक, तो है ना। एक 2 भी प्रेडिकेट नोड हो जाएगा क्योंकि 3 आउट एजेस जा रही है। देन
3 भी हो जाएगा क्योंकि हम कह रहे हैं 2 और मोर, तो ये भी प्रेडिकेट नोड हो जाएगा। 4 प्रेडिकेट नोड होगा क्या? यस, 4 भी प्रेडिकेट नोड होगा क्योंकि 3 है इसके अंदर वंस। लेकिन 5 प्रेडिकेट नोड नहीं होगा क्योंकि इसमें आउट एजेस सिर्फ एक ही जा रही है, तो ये आपकी प्रेडिकेट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये फिफ्थ जो है आपका प्रेडिकेट नोड नहीं होगा। अब नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कैसे निकालते हैं? हमने निकाला था कैसे, नंबर ऑफ आउट एजेस -1, तो इसका 1 के लिए प्रेडिकेट नोड कितना निकल जाए, नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कितने निकल जाएंगे, 3 - 1 विच इज 2। देन 2 के लिए कितना निकल जाएगा, 3 - 1 विच इज 2। ओके, देन 3 के लिए कितना निकलेगा, दो आउट एजेस है तो 2 - 1 विच इज 1। एंड 4 के लिए कितना निकलेगा, 3 आउट एजेस है तो 3 - 1 विच इज 2। तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स कितने हो गए, 2 + 2 इज 4 + 1 इज 5 + 2 इज 7। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। और हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, P + 1 विच इज 7 + 1 जो कितना हो जाएगा आपका 8। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई इसकी, 8। यानी कि अगर आपका ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आपका प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप ग्राफ मैट्रिक्स यूज करेंगे रादर देन योर फ्लो ग्राफ। देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली इसको भी प्रेडिकेट कर लिया था, बट दिस इज नॉट अ प्रेडिकेट नोड, दिस फिफ्थ नोड इज नॉट अ प्रेडिकेट नोड। ओके, तो आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, P + 1 विच इज 7 + 1 मतलब कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो ये आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोग्रामिंग कोड कॉम्प्लेक्स है तो ही आप ग्राफ मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग कोड अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो भी ग्राफ मैट्रिक्स तो एप्लीकेबल होगी, बट इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तब तो आप इजीली विजुअलाइज करके ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिस पार्ट टेस्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग क्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग के साथ। थैंक यू।